के बाद की जिंदगी के बारे में आमतौर पर भारत में लोग रिटायरमेंट की उम्र नजदीक आने पर ही सोचते हैं और इससे पहले घर, गाड़ी, बच्चों को सेटल करना आदि जैसे लक्ष्य हैं जिनको अहमियत दी जाती है। रिटायरमेंट आपके जीवन का ऐसा गोल है जब आपकी कमाई होनी या तो बंद हो जाएगी या फिर कमाई कम हो जाएगी। लेकिन भारत में या तो बच्चों को रिटायरमेंट बैकअप समझा जाता है या फिर फिक्स डिपॉजिट पर मिले रिटर्न पर लोग आश्रित रहते हैं। यानी लोग अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अभी भी उतने जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत रिटायरमेंट प्लानिंग में फिसड्डी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमरिस्ट किंग और भारतीयों की रिटायरमेंट प्लानिंग कितनी फिट है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रिटायरमेंट शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में सुकून और आरामदायक जिंदगी की तस्वीर उभरती है, लेकिन देश में सेहत के लिए बढ़ती जागरूकता से लोग लंबे समय तक जी रहे हैं। लेकिन जिंदगी लंबी होने के साथ ही लोगों की रिटायरमेंट को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। आलम यह है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस द्वारा कराए गए एक सर्वे में भारत में शहरों में रहने वाले 10 में से 9 लोगों को रिटायरमेंट की चिंता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के लिए प्लान तो किया है, लेकिन आधे से ज्यादा ऐसी आबादी को लगता है कि उनकी प्लानिंग से मिलने वाली रकम 5 से 10 सालों के अंदर ही खत्म हो जाएगी। यानी अगर वो रिटायरमेंट के बाद लंबा जिए तो ऐसे में खर्च उठाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोगों को रिटायरमेंट के बाद अपनी जरूरतों का एहसास नहीं है। लोग मानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हेल्थ एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, जबकि वर्तमान लाइफस्टाइल को मेंटेन करना भी बड़ा चैलेंज होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद सर्वे में शामिल होने वाले 23% लोगों ने अभी तक रिटायरमेंट के बारे में सोचा ही नहीं है। दरअसल हमारे देश में जॉइंट फैमिली कल्चर है और माता पिता अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। आज भी लगभग आधी आबादी का रिटायरमेंट के बाद फिक्स प्लान बच्चों के साथ रहने का होता है और यही वजह है कि वो रिटायरमेंट के लिए किसी तरह की प्लानिंग नहीं करते हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और यही वजह है कि सर्वे में शामिल होने वाले 32% लोग बच्चों के साथ रहने को लेकर निश्चित नहीं हैं। सिर्फ 2% लोगों ने बच्चों से अलग रहने की इच्छा जताई है। यानी फिलहाल जरूरत सोच बदलने के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग के तरीकों को भी बदलने की है। ईटी न्यूज़ स्वदेश, ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि भारतीय रिटायरमेंट के प्लान को लेकर फिसड्डी है। लेकिन हम आज इसी पहलू पर बात करेंगे। हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से जानेंगे कि आखिर कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत की जा सकती है। जो लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हैं उनकी प्रायोरिटी अगर रिटायरमेंट है ही नहीं तो उन्हें क्या करना चाहिए। लोगों को रिटायरमेंट के लक्ष्य के प्रति हम जागरूक करेंगे और यहाँ पर उन्हें बताएंगे किस तरह से उन्हें अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को खड़ा करना होगा, क्या करना चाहिए आपको और किस तरह से शुरुआत करें रिटायरमेंट प्लानिंग की, क्यों प्राथमिकता दे रिटायरमेंट को। तमाम चीज़ें हम समझेंगे हमारे मेहमानों से और चलिए उनका स्वागत भी करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट राज चावला और साथ ही पर्सनल CFO.in के CEO सुशील जैन। आप दोनों का हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है। सबसे पहले राज जी, जो रिपोर्ट में हाईलाइट सामने आई हैं उसी को दोहराते हुए मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, 50% लोग समझते हैं कि रिटायरमेंट के बाद बच्चों के साथ रहना चाहिए या वो रहना पसंद करते हैं, इसीलिए भी वो रिटायरमेंट को एज अ गोल लेकर नहीं चलते हैं। 23% लोगों ने अब तक सोचा ही नहीं है और जिस तरह का ये सैंपल सर्वे है जिसमें काफ़ी कम लोगों को हालांकि शामिल किया गया है, आर्थिक जागरूकता या जिस तरह से हम कहते हैं कि आर्थिक साक्षरता की ज़रूरत है हमारे देश में, उसमें मुकाबले अगर हम देखें या उसके तर्ज पे हम देखें तो जो आंकड़े इस रिपोर्ट में आए हैं वो चौंकाने वाले नहीं हैं। हम ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि भारतीय रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करते हैं या अब तक वो नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो उनके लिए सबसे आखिरी लक्ष्य होता है जीवन का। पहले वो अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं, बच्चों को सेटल करना चाहेंगे, अपने जितने भी ख्वाब हैं बच्चों को लेकर वो पूरे करना चाहेंगे और उसके बाद सोचते हैं रिटायरमेंट के बारे में। जो हमारी बुनियादी सोच है रिटायरमेंट को लेकर, इसमें बदलाव आना क्यों जरूरी है? राज जी। थैंक यू कविता जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज की डेट में 50% लोग अभी भी समझते हैं कि हमें रिटायरमेंट के बाद के लिए चिंता हो। 50% अभी भी सोचते हैं कि हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है परिवार का वो बहुत ही अच्छा और बहुत मजबूत एक सिस्टम बना हुआ है। लोगों की ये सोच है कि हम अपने, जैसे हमने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, उनकी परवरिश की है, उनकी एजुकेशन की है, हमने घर बनाया है, उनके लिए व्यापार सेटअप किया है, उसी तरह माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे उनके लिए करें। हालांकि आज की डेट में कुछ केसेस ऐसे देखने को भी मिलते हैं
कि ओल्ड एज होम में जाना पड़ता है माँ बाप को, लेकिन जो एक ट्रेडिशनल है, एक प्रैक्टिस है, एक सोच है, उसके अनुसार तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अपने बच्चों के साथ रहें, अपने पोते पोतियों के साथ रहें। तो ये एक हमारी सोच है। और जैसा कि अभी आपने सर्वे की बात की है, तो ऐसे 50% लोग ही मिले हैं जिन्होंने सोचा है कि हमें रिटायरमेंट अलग से भी करना चाहिए। 50% लोग तो अभी भी सोचते हैं कि हम अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ ही रहेंगे। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशील जी, अभी देखिए, अपने बच्चों के साथ रहना इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर भारतीय माँ बाप की चाह यही होती है कि वो अपनी रिटायरमेंट वाली जो ज़िंदगी है वो अपने बच्चों के साथ और उनके परिवार के साथ बिताएं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप आर्थिक तौर पर किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। और इसीलिए केवल फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल देना या प्रॉपर्टी में निवेश कर देना या पेंशन पर आश्रित रहना आजकल के मायने में सही नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसमें इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है, जिसको काउंटर करके आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में, क्योंकि जॉइंट फैमिली का कल्चर है, और समझाया राज जी ने कैसे हम अपने बच्चों पे आश्रित हो जाते हैं, बच्चे अक्सर माता पिता का रिटायरमेंट बैकअप बन जाते हैं। इस सोच में तब्दीली आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्यों आज की तारीख में अगर मैं लेकर चलूँ तो केवल फिक्स डिपॉजिट पर, प्रॉपर्टी पर, सोने पर, अपनी पेंशन पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, और ये आपके लिए रिटायरमेंट निवेश का विकल्प नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये पर्याप्त नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज की डेट में अगर सिर्फ हम लोग फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड के ऊपर डिपेंड करके आगे क्या प्लानिंग करें तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि लोग सोचते हैं कि 5 से 10 साल में उनका पैसे का प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले वाले थे वो टाइम अब रहा नहीं है। पहले 10 से 12%, 15% तक भी एक टाइम में होता था, आज से 20 साल पहले, कि आपको रिटर्न मिलते थे, तो जिससे आप बहुत अच्छे से अपना रिटायरमेंट के बाद का गुजारा कर लेते थे। तो यहाँ पे हम कहेंगे थोड़ा सा आपको मार्केट की तरफ और इक्विटी की तरफ आपको थोड़ा सा निवेश करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको 2 से 3% के एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो जाए, जो कि आपको महंगाई दर को बीट करने में आपका हेल्प करेगी। नॉर्मली ये होता है कि एफडी की रिटर्न्स और महंगाई दर में 1-2% का फर्क होता है। तो वो अल्टीमेटली जो एफडी की रिटर्न्स है अभी 5.5-6% तक आ गई है, उस जगह पे अगर हमारे इन्फ्लेशन रेट भी अगर लगभग इतनी ही चलेगी तो फिर हमारे को प्रिंसिपल से अपना पैसा निकाल के अपने यूज करना पड़ेगा अपनी डे टू डे लाइफ के लिए। सो इसलिए जो लंबा निवेश है उसके लिए थोड़ा 10 से 20% आपका पोर्टफोलियो का इक्विटी में निवेश करना चाहिए। और अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो आपकी लाइफ की 30 की एज पे हो, 35 की एज पे हो, तो आपको थोड़ा सा प्लानिंग अभी से करके इक्विटी की तरफ निवेश करना शुरू करना चाहिए। आप डेट हाइब्रिड में जा सकते हैं जहाँ थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट हो, अगर आप एग्रेसिव नहीं हो तो इसीलिए इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए, टैक्सेशन को ध्यान में रखते हुए आपका निवेश होना चाहिए। जी इस रिपोर्ट में एक और चीज़ जो कि काफ़ी अहम है और इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आज की तारीख में भी लोग रिटायरमेंट की जब प्लानिंग करते हैं ना, तो बाकी तमाम निवेश विकल्प जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ राज जी, इंश्योरेंस पे काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं। पेंशन्स प्लान खरीदते हैं, इंश्योरेंस के रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। यहाँ पर क्या गलती होती है, मैं चाहती हूँ कि ये बारीकी से आप समझाएं लोगों को, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर लोगों का भरोसा बाकी तमाम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले ज्यादा है हमारे देश में। आपको रिटायरमेंट के लिहाज से इंश्योरेंस क्यों नहीं खरीदना चाहिए, और अगर खरीदना चाहिए तो रिटायरमेंट के किस पहलू के लिए इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, ये बताएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। आज तो हमारे देश में इतना सब ठीक हो रहा है कि कैशलेस फैसिलिटी हमें इंश्योरेंस की मिल रही है, चाहे वो मेडिकल है या जो भी है। तो आज की डेट में जितने हमारे इंडियंस हैं, इंश्योरेंस बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि आज की डेट में पता नहीं होता। आपने देखा भी, हमने 2 कोरोना देखे हैं और तीसरे की भी आहट आ रही है हमें, तो पता नहीं लगता किस टाइम पे कितना खर्चा हो जाए। तो नो डाउट इंश्योरेंस एक अच्छा प्रोडक्ट है, लोगों को इसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इतना हैवी अमाउंट आज की डेट में चला जाता है कि आदमी को मैनेज करने में कई लोगों को मुश्किलात आती हैं। लेकिन इंश्योरेंस के साथ साथ, जैसा कि हमारे दोस्त ने भी बताया, कि हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां से हमें रेगुलर इनकम भी आती रहे। इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है। और वैसे ही हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम रिटायरमेंट की बात करते हैं जब हम एक सीनियर सिटीजन होने की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम सीनियर सिटीजन होने की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा नेचुरली मेडिकल का खर्चा भी ज्यादा बढ़ता ही है। तो हमें अपने उसके साथ साथ अपनी एक रेगुलर इनकम पे भी
ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, जैसा कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल इसमें मूवी का लूंगा कि बागबान मूवी में देखा कि अमिताभ बच्चन और उसकी वाइफ हेमा मालिनी ने अपना बच्चों का, अपनी जो सारी सेविंग्स थी, जो रिटायरमेंट प्लान था, वो अपने बच्चों को ले दे दिया। और लास्ट में ये हालात हो गई अमिताभ बच्चन की इसके अंदर कि उसको अपना चश्मा ठीक कराने के लिए भी अपने बेटे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा। तो आज की डेट में माँ बाप ये बड़े अच्छे से समझते हैं कि भैया हमको डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें अपनी सब चीजों को भी तरीके से लेके चलना है। तो हमें अपने इंश्योरेंस प्लान को भी प्लान करना चाहिए, एज वेल एज हमें अपनी रेगुलर इनकम को भी। और जैसे आज की डेट में हम देख रहे हैं शेयर मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, म्यूचुअल फंड में भी बड़ी अच्छी रिटर्न्स आती हैं। तो जिसमें भी आपको कंफर्ट है, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हैं, वहां पे आपको इस तरह से अपने रेगुलर सोर्स का भी सिस्टम बना के रखना चाहिए। और साथ के साथ एफडीआर पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट तो स्पेकुलेशन है, कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आप अपनी इन सारी चीजों को बैलेंस करके, और जैसा कि हमारे सर्वे रिपोर्ट ने भी कहा है कि कुछ लोगों का गोल्ड में भी इन्वेस्ट होता है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी लेडीज हैं, नेचुरली उनकी एक अटैचमेंट होती है गोल्ड के साथ। तो ये सारी चीजें अपनी जगह सब वो रखती हैं। तो हमें अपना पोर्टफोलियो इस तरह से बनाना चाहिए कि हमारा इंश्योरेंस भी हो, हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी हो, हमारी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट भी हो शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, जहां पे हमें एक अच्छा रिटर्न भी मिल जाए, और प्लस हमारा जो है इस तरह की एक फिक्स गोल्ड वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट हो, तो वो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लोगों के लिए। लेकिन इन सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस का लक्ष्य क्या है, आप रिटायरमेंट के बाद किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। कुछ फिक्स्ड कॉस्ट हैं जो आपके रिटायरमेंट के बाद भी होंगे, कुछ कॉस्ट हैं, कुछ एक्सपेंसेस हैं आपके जो बढ़ जाएंगे, जैसे कि हेल्थ को लेकर हो सकता है कि आपके कॉस्ट बढ़ जाएँ। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्थ इन्फ्लेशन या मेडिकल इन्फ्लेशन को भी काउंट इन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो आर्थिक जिम्मेदारियाँ होंगी, जैसे कि बच्चों को सेटल करना या आपका लोन वगैरह, ये काफी हद तक आप इसको चुकता कर चुके होंगे। सुशील जैन जी, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूं तो लाइबिलिटीज का जो एक सेक्शन होगा उससे आपको छुटकारा मिल चुका होगा, लेकिन उसके बाद एक्सपेंसेस जो कि आपके लगातार बढ़ रहे होंगे, और रिटायरमेंट में क्योंकि हम 60 और उसके बाद की उम्र की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो। किन किन खर्चों का आकलन करके आपको एक रिटायरमेंट कॉर्पस पर आना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए आप इन्फ्लेशन को, जो कि सबसे बड़ा विलन है, बनाने के लिए, तो वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते हैं। उस जगह पे हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपने कहा मेडिकल एक्सपेंसेस, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा एक मेडिकल प्लान लेके चलना चाहिए। और आजकल कुछ मेडिकल प्लान्स में ये फैसिलिटी भी होती है कि आप एनुअल चेकअप भी फ्री होता है उसमें एक सर्टेन अमाउंट तक। तो इस तरह का प्लान आप लीजिए ताकि रेगुलर चेकअप वगैरह आप कराते रहें, आप फिट रहें, और अपने जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होता है वो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर हो जाए। और दूसरा इन्फ्लेशन का जहां तक है, मैं ये कहूंगा कि हम सिर्फ एफडी के निवेश या गोल्ड के निवेश के बेस पे हम इन्फ्लेशन को प्रॉपरली बीट नहीं कर पाते कभी कभी। तो उस वजह से हमें थोड़ा सा जो निवेश है, अगर आप 60 के आसपास हो तो जो 70 के आगे की भी जिंदगी जीना है हमें, उस टाइम पे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। आपको ये खर्चों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज की है उसको मेंटेन करने के लिए उस पर इन्फ्लेशन लगा के आप अपने सलाहकार के साथ बैठ के एक कॉर्पस तैयार कीजिए कि इतने से आपका काम हो जाएगा। वो कॉर्पस आप बनाने के लिए जुट जाइए, और आप सदा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कभी डाउन ना हो। हमारा मेन टारगेट यही होता है एज ए सलाहकार कि आप जो पहले रिटायरमेंट के पहले जो लाइफ जी रहे थे, आगे भी जाके वैसे ही लाइफ जिए, सो डेट कि आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, और आप बल्कि बच्चों की हेल्प भी कर सके टाइम पे। तो आपको मेन चीज है आपका हेल्थ का जो इंश्योरेंस पॉलिसी से आपका आता है, हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी होनी चाहिए। और कुछ हद तक तो अभी अब गवर्नमेंट भी हमारा हेल्प कर रही है, जैसे पॉलिसीज अप टू 5 लाख तक तो दे ही रही हैं। जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं उनको कवर हो जाता है उनका, बट हायर इनकम ग्रुप के लिए आपको एक टॉप अप प्लान्स भी आते हैं, वो भी आप लेके चलिए, आगे जाके आपको हेल्प होती है उससे। और मेडिकल चेकअप की फैसिलिटी हो जिसमें वो चीज, तो मेडिकल प्लान, मेडिकल खर्चे ज्यादा होते हैं उस एज पे, उसको पहले कवर कीजिए। फिर इन्फ्लेशन का जहां तक है, क्योंकि कुछ खर्चे आपके कम भी हो जाते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, थोड़ा घूमना फिरना कम हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा खर्चा कम होता है। तो उसको मेंटेन करते हुए आपको एक कॉर्पस बनाना चाहिए सलाहकार के साथ बैठ के, और उसके लिए आपको अभी से निवेश शुरू कर देना चाहिए, जिस भी एज में हो आप अकॉर्डिंगली। इसीलिए कहते हैं कि आपके जीवन का सबसे पहला लक्ष्य, जैसे ही आपके हाथ में आपकी पहली कमाई आए,
तो आपको रिटायरमेंट का लक्ष्य एक तय कर देना चाहिए और उसके लिए आपको निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन राजी, जिस तरह से हम ट्रेंड में बदलाव देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अर्ली रिटायरमेंट लेने का मन होता है। मिलेनियल्स आजकल बहुत लंबे समय तक नौकरी नहीं करना चाहते हैं। रिटायरमेंट को लेकर भी अलग अलग तरह के ट्रेंड सामने आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये तो हमने रिपोर्ट के तर्ज पर कुछ जो आम और जो कॉमन ट्रेंड्स हैं, जो मानसिकताएं हैं लोगों की या जो धारणाएं हैं रिटायरमेंट को लेकर, उस पर हमने फोकस किया है। लेकिन रिटायरमेंट को लेकर भी लोगों की सोच अब बदल रही है। हो सकता है कि आपके पास एक निर्धारित इनकम ना रहे रिटायरमेंट के बाद, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मानते हैं कि अगर बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत कमाई तो हमारे पास आती ही रहे। ऐसे में जरूरी हो गया है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान बरकरार रहे रिटायरमेंट के बाद भी। खर्चों का आकलन आपने कर दिया है, लाइफस्टाइल आपको कैसी बितानी है आपने डिसाइड कर लिया है, लेकिन अगर आपके पास एक इनकम आ रही है रिटायरमेंट के बाद भी, तब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आप बरकरार रखें। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज की डेट में हमने देखा है, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस इतना है। अगर आप देखिए, जितने लोग ये मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, उन लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत होता है। और कहाँ तो हमारे यहाँ रिटायरमेंट आदमी 60 और 65 पे सोचता है, वो लोग 55 पे ही सोचना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन ये बात जरूर है कि वो अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं तो अच्छी उनकी इनकम होती है, अच्छी सेविंग्स हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सेविंग्स प्रॉपर हैं और अगर आपने रेगुलर अपनी अमाउंट को सेव किया है, उसमें आपने अपनी कुछ ऐसे इनकम के सोर्स बना लीजिए, जैसे कि आपको कोई हाउस प्रॉपर्टी लेके आपने उसको किराए पे दे दिया, या शेयर्स में आपने इनिशियल, जैसे आज की डेट में इतने आईपीओज आ रहे हैं और बहुत ज्यादातर आईपीओज अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, आपने आईपीओज में इन्वेस्ट कर दिया। आप देखिए, जिन्होंने 20 साल पहले शेयर में पैसा लगाया था, आज वो कितने मल्टीपल हो चुके हैं उनके पैसे। तो अगर हम प्रॉपर शुरू से प्लानिंग कर लेंगे, स्टार्टिंग से प्लानिंग कर लें, तो नो डाउट कि हमें जल्दी अर्ली जो रिटायरमेंट है वो भी कंफर्टेबल रहेगा और हमारा फिक्स सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप हो जाएगा। फिक्स सोर्स ऑफ डेवलप इनकम करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, लास्ट डेज में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि पता नहीं होता कब मेडिकल का कितना बड़ा खर्चा आ जाए, कोई किसी तरह की नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती हैं। तो इसलिए हमारे पास जो हमारा फंड है उसमें हमें फिक्स इनकम को भी देखना है, जो मेरी आवश्यकताओं को मीट आउट कर सके, प्लस इन्फ्लेशन को भी हमने ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हमारे खर्चे बढ़ेंगे। हमने लाइफ स्टाइल भी देखनी है कि हमने, ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो अपनी लेविश लाइफ स्टाइल के लिए मशहूर होते हैं। तो हमने उस चीज को सबको ध्यान में रखते हुए अपनी इनकम को, अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह से प्लान करना है जहां मुझे पता रहे कि मेरी इतनी फिक्स इनकम आनी है, ये मेरे रेगुलर सोर्स भी रहेंगे। मान लीजिए कोई लोग शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छी स्टडी करते हैं, आज की डेट में इसमें कोई दो राय नहीं, आज बहुत लोग बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से। लेकिन उसके लिए आपकी स्टडी होना जरूरी है। स्पेकुलेटिव कम होके स्टडी बेस करेंगे तो आपको एक रेगुलर इनकम का भी सोर्स रहेगा। और अगर आपने शुरू से पैसे को प्रॉपर्टीज वगैरह में इन्वेस्ट किया है, एफडीआर्स में किया है, या और जो सेविंग्स है हमारी वहां पे किया, जहां से आपको रेगुलर इनकम भी आ रही है, चाहे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो रहा है, उसके बावजूद आपको ये होता है कि भाई मेरे को मंथली इतने पैसे वहां से आने ही आने हैं, तो हम अपने खर्चों को इजीली मीट आउट कर सकते हैं। अच्छा सुशील जैन जी, यहाँ पर मैं आपको 4 एज ब्रैकेट्स दे रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी रिस्क लेने की थोड़ी सी क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए इस लिहाज से अगर एसेट एलोकेशन किसी को करना हो रिटायरमेंट के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, 25 साल की उम्र, 35, 45 और 55, अगर इन 4 एज ब्रैकेट्स में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं रिटायरमेंट के लिए, क्या क्या तब्दीलियां अहम है, क्या क्या बदलाव अहम है, क्या क्या एडिशंस और एक्सक्लूजन जरूरी हैं जो आपको करने होंगे? देखिए, जब भी कोई भी निवेश की हम जब प्लानिंग करते हैं, आप चाहे रिटायरमेंट के लिए करो या और किसी और गोल के लिए, हम लोग सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं टाइम होराइजन को। ठीक है, सो ये नहीं है कि आपकी एज बढ़ गई है तो आप कम इक्विटी में जाओगे और डेट में ज्यादा जाओगे। अगर आप 55 के भी हो और अगर आपको जो 65 के बाद के फंड की जरूरत है या 70 के बाद के फंड की जरूरत है, तो आपके पास 10 से 15 साल तक का टाइम है उस फंड को निवेश करने का। तो उस जगह पे हम लोग
टाइम होराइजन के हिसाब से करते हैं। अगर आपके पास 4 से 5 साल का ही टाइम है, तो हम उनको कहते हैं कि आप डेट की तरफ ज्यादा निवेश कीजिए, अराउंड 80% तक डेट में जाइए, 3 से 4 साल का अगर आपका रहते हैं तो। और उसके बाद बाकी थोड़ा सा 10 से 20% आप इक्विटी में रखिए और कुछ लिक्विड में रखिए आप, ताकि आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़े। और अब यही चीज अगर 25 साल वाले के लिए अगर हम रिटायरमेंट के देखेंगे, काफी टाइम बच जाता है, तो मेजोरिटी ऑफ पार्ट्स हम इक्विटी में सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू करने के लिए एडवाइस करते हैं उनको। और वही अगर 55 के एज के कोई है, तो वहां पे हम एडवाइस ये करते हैं कि आप 5 साल के लिए जो निवेश का है रिक्वायरमेंट, वो आप थोड़ा डेट में ज्यादा रखिए उतना फंड को। रिमेनिंग जो 65 के बाद जो चाहिए, वहां पे आप अराउंड 60% डेट में, 40% इक्विटी में रखिए। और जो 70 के बाद के लिए हमें खर्चों चलाने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, उनको हम इक्विटी में ले जाते हैं 70 to 80% तक, मैक्सिमम 80 तक जाते हैं, वैसे बहुत एग्रेसिव हो तो, अदरवाइज 70 तक हम इक्विटी में जाते हैं, जो फंड हम 15 साल तक छेड़े बिना काम हो जाता है। तो टाइम होराइजन बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप किस एज ब्रैकेट में हो। एज ब्रैकेट हम इसलिए कह देते हैं कि क्योंकि हाँ, यंग बंदा है तो उसके पास टाइम ज्यादा मिलता है, इसीलिए हम लोग उनको कहते हैं कि आप इक्विटी में ज्यादा निवेश करते हो। जो कि पहले का एक थंब रूल था, योर एज माइनस 100 माइनस योर एज, वो आप निवेश कीजिए इक्विटी में। लेकिन वो चीज का हम अपने क्लाइंटों को नॉर्मली ये कहते हैं कि आप कितना टाइम इक्विटी में मार्केट को दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका डेट और इक्विटी का निवेश होना चाहिए। और आपकी इमरजेंसी फंड होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, मतलब जो भी आपकी एज हो, आपको इमरजेंसी फंड आपको एक रखना चाहिए। और इन सब के पहले आपका हेल्थ इंश्योरेंस पहले होना चाहिए और लाइफ इंश्योरेंस पहले होना चाहिए, उसके बाद निवेश की आप विचार कीजिए, आगे का सोचिए। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो बिल्कुल आपकी रिटायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान ले सकते हो जब आपको रिक्वायरमेंट आना शुरू होती है इनफ्लो के लिए। तो इस तरह आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाइए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप किस एज ग्रुप पे रिटायर्ड होते हो। आप अगर आपके पास जो एक मुश्त पैसा चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट के बाद का, अगर वो आपको 55 में हो जाता है, 50 में हो जाता है, तो भी आप एक्टिव अर्निंग लाइफ से रिटायरमेंट ले सकते हो। नॉर्मली हम यही कोशिश करते हैं, और जब हमारे पास कोई क्लाइंट आते हैं तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं, अगर आप 60 पे ही रिटायर होने का प्लान कर रहे हो तो हमारा कोई रोल नहीं रह जाता है, आप प्लान कीजिए 55 पे, और उसके लिए कॉर्पस कैसे जनरेट करना है वो फिर हम हेल्प करते हैं डेट और इक्विटी का सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। तो ये होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, आपको टाइम होराइजन देखिए, उसके हिसाब से आप निवेश कीजिए अपने पैसे को। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इसको थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। राजी, किस तरह से ये आप इनिशिएट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में? विड्रॉल प्लान का मैडम, हमारे यहाँ आपने देखा होगा जितनी भी हम एफडीआर भी कराते हैं, तो वहां पे भी हमें दोनों ऑप्शन मिलती हैं कि हम जो हमारा इंटरेस्ट है उसको एक्यूमुलेट करना है, या हम उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, या और भी सेविंग्स हैं। तो ये विड्रॉल प्लान भी हमें अपने एज के हिसाब से देखना है। जब तक मान लीजिए मेरी सैलरी चल रही है, या मेरा कोई व्यापार चल रहा है, या मेरा कोई प्रोफेशन चल रहा है, मेरा फिक्स सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, तब तक मुझे अवॉइड करना चाहिए अपने विड्रॉल प्लान का। लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि मेरा जो मंथली इनकम जहां से आ रही है, अगर वो बंद हो जाता है, फिर मुझे उसको अपने विड्रॉल प्लान को अपनी आवश्यकताओं से मैच करते हुए उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरी लाइफ स्टाइल के हिसाब से मुझे 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो मुझे विड्रॉल प्लान 1,10,000 रुपए जरूर रखना चाहिए, ताकि कोई डेफिशिएंसी ना आए, मैं 10,000 रुपए के लिए भी किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। तो विड्रॉल प्लान बेस्ड होना चाहिए मेरी नीड के हिसाब से, और उसमें मैं समझता हूं कि 10% का मुझे मार्जिन अपने पास जरूर रखना चाहिए, और वो उस हिसाब से हम प्लान करें। क्योंकि विड्रॉल प्लान, आपने बड़ा अच्छी बात कही है, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज एट्रेंडम अगर आपको जरूरत पड़ जाती है तो बड़ी मुश्किलात आती हैं। फिर लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, और क्रेडिट कार्ड में बड़ी हैवी अमाउंट्स हमें इंटरेस्ट और पेनल्टीज लग जाती हैं अगर हम टाइम से उसको पेमेंट नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें अपने विड्रॉल प्लान को प्रॉपर प्लान करके, कंसल्टेंट से डिस्कस करके, या खुद से अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को प्लान करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मुश्किलात जरूर आएंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य के लिए आपके पास एक ऐसा पोर्टफोलियो हो जो कि वेल डाइवर्सिफाइड हो। और जब हम वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहते हैं तो उसमें आप केवल
एक ही निवेश विकल्प पर आश्रित या निर्भर नहीं रह सकते हैं। यानी आप केवल फिक्स डिपॉजिट में निवेशित नहीं रह सकते, केवल प्रॉपर्टी में नहीं, केवल सोने में ही नहीं, आपको इन तमाम एसेट क्लासेस में थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपोजर रखना होगा। अगर आप इक्विटी में निवेश करने से बहुत डरते हैं, अगर उसके उतार चढ़ाव से आप डरते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें तो आपके पास डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट और सोना, इन तमाम निवेश विकल्पों का थोड़ा थोड़ा एलोकेशन हो, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए और आप रिटर्न्स के लिहाज से, अपने कॉर्पस के लिहाज से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की बागडोर, आपके आर्थिक जिंदगी की बागडोर आपके हाथ में ही होती है और इसीलिए रिटायरमेंट के बाद भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आर्थिक जिंदगी अपने हाथ में रखें और उसके लिए बहुत पहले से ही प्लान करना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका और सुशील आपका, समय निकाला आपने और दर्शकों को गाइड किया उनके रिटायरमेंट प्लानिंग की ओर। मुझे भी कंज्यूमर किंग के इस एपिसोड में फिलहाल इजाजत दें। नमस्कार।